निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला एक प्रथम विदेशी यात्री था। देखिए मेगास्थनीज ये यूनान का था जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिका इस पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। तो जो कुछ भी उसने भारत में देखा था तो उसने इंडिका नामक पुस्तक में उसका विस्तृत वर्णन किया था। तो लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देखिए जो मौर्य सम्राट अशोक थे तो इन्हें देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो अशोक के शिलालेख थे तो इन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था, यानी कि इनका अर्थ स्पष्ट किसने किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सन 1837 में जेम्स प्रिंसिप। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृत भाषा में। तो देखिए जो अशोक के शिलालेख थे ये अधिकांश प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और इनकी लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्ट। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो देखिए महान सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो देखिए अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 8 है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच 262 से 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और देखिए इस युद्ध ने सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति का अंत कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध से अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला था, क्योंकि ये जो युद्ध था ये बहुत ही भयानक युद्ध था। इसमें करीब लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान और परोपकार का रास्ता अपना लिया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। सातवाहन वंश ने अधिकांश सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाए थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा लेड। तो देखिए जो सातवाहन वंश था तो इसने सर्वप्रथम सबसे पहले लेड यानी कि सीसे का सिक्का जारी किया था। तो सातवाहन वंश सबसे ज्यादा है ये। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा कनिष्क ने। तो देखिए कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग आरंभ कराया था। देखिए चीन से होने वाला रेशम का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा कनिष्क ने। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय संबंध है कौन सा है? तो शक संबंध है। तो इस शक संबंध को किसने आरंभ कराया था? तो वो कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संबंध शुरू किया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क के। तो देखिए जो चरक थे ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे और देखिए इन्होंने यानी कि चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ का संकलन भी किया है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क तो इसके समकालीन कौन कौन थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो ये तीनों ही कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सम्राट अशोक ने। तो देखिए बिहार के बोधगया में जो प्रथम महाबोधि मंदिर है तो इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और देखिए यहाँ पर ही यानी कि ये जो बोध गया है यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो देखिए जो पांड्य साम्राज्य था इसकी राजधानी थी मदुरै यानी कि मदुरई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जैन धर्म से। तो देखिए जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। तो यह जैन मुनि तिरुतक देवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। तो ये जो जीवक चिंतामणि है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किसके अधीन फूली फली थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण काल में। तो देखिए जो गंधार कला थी ये किस काल में सबसे ज्यादा फूली फली थी? तो ये कुषाण काल में फूली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो मौर्य साम्राज्य था यानी कि मौर्य राजवंश था ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। पानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बाणभट्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी में ही बाणभट्ट है। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी इन दोनों के लेखक हैं